बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बीकॉम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की जो क्लास है वो बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लॉ की फर्स्ट क्लास मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो अहम और ख़ास चीज़ होती हैं जिस पे फोकस करना होता है, आज हम उस बारे में डिस्कस करेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम लोग जो है वो चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे, उनमें सबसे सारे फहरिस्त जो है वो है आपके फेल होने के वजूहत। सर मैं बहुत नॉर्मली देख रहा होता हूँ कि हर बच्चा ही बोलता है बीकॉम में कि सर पढ़ा था, पास नहीं हुआ, फेल हो गया, सर मार्क्स कम आए। सर बड़ा बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा जो है रिजल्ट आता है, बहुत अनसर्टेनिटीज है इसके अंदर। तो हम देखेंगे, आज डिस्कस करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है। उसके अलावा मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा कि बेसिकली सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है, क्यों, क्योंकि ये क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो फर्स्ट टाइम ले रहे हैं, और साथ में उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो कि ये सेकेंड टाइम। तो मैंने सबको कवर करना है, इसलिए मैं हर एक छोटी छोटी चीज़ को बताता हुआ जा रहा हूँ। तो आज की जो पहली क्लास है उसमें मेरी कोशिश है कि मैं सारा सिलेबस डिस्कस करते हुए आगे जाऊँ, और फिर हम उसको फर्दर एक लिंक बनाकर आगे चलें। तो बेसिकली ये है आप लोगों का पूरा सिलेबस, जिसमें 70 मार्क्स का आपका बिजनेस लॉ का पोर्शन आता है और इंडस्ट्रियल लॉ आपका 30 मार्क्स का आता है। अच्छा, सबसे पहले मैं इन दोनों की प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस बताता हूँ कि बेसिकली आखिर मेरा बिजनेस लॉ कहाँ काम आ रहा है, सर मेरा इंडस्ट्रियल लॉ कहाँ काम आ रहा है, और अगर मैं बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लॉ पढ़ लूंगा तो मैं आगे क्या कर पाऊंगा, मेरे कहाँ काम आएगा। तो ये सवाल है जो कि आज हम जिसका जवाब जानेंगे। सही है, तो बिजनेस लॉ और इंडस्ट्रियल लॉ। तो बेसिकली बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लॉ के अंदर अगर आप देखें, सही है, दो किस्म के मेरे लॉज हैं जो मेरा बिजनेस लॉ कवर करेंगे। ठीक है सर, 70 मार्क्स का ये है और 30 मार्क्स का मेरा ये वाला पोर्शन। ठीक है सर, मेरे जो बिजनेस लॉ वाला एरिया है, ये बिजनेस लॉ वाले एरिया में मेरे लॉज, जिसके अंदर मैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेल्स ऑफ गुड एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और सिक्योरिटी एक्ट का बहुत बेसिक सा एरिया कवर करूंगा। तो सर ये 5 ऐसे एक्ट्स और लॉज हैं जिससे मैं जिसको लेके आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है जी। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास यहाँ पर है मौजूद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेसिकली क्या होता है वो हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद है हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, फिर आ गया हमारा पार्टनरशिप एक्ट, फिर आ गया हमारा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, और एंड में हमारे पास आ गया सिक्योरिटीज एक्ट। ठीक है, सिक्योरिटीज एक्ट का जो एरिया है ये इन्होंने बहुत ही रूट लेवल पे डिस्कस किया है, बेसिक लेवल पे डिस्कस किया है, बट डिस्कस किया है। ठीक है ना, ये रूट बना आप लोगों की बेस बनाने के लिए इसकी थोड़ी बहुत चीज़ें डाली हैं। अच्छा जी, सर अब सवाल मेरा ये आता है कि ये जो बिजनेस लॉ का एरिया है, ये जिसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, नेगोशिएबल, सर ये जो सारी चीज़ें हैं मुझे ये कहाँ काम आएंगी और आखिर मैं इसको पढ़ूँ क्यों। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। अब आए देख लेते हैं कि इंडस्ट्रियल लॉ के अंदर क्या क्या है मेरे पास। इंडस्ट्रियल लॉ में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 3 किस्म के एक्ट्स और लॉज हैं। फैक्ट्रीज एक्ट, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप ऑर्डिनेंस, जिसको आईआर ऑर्डिनेंस बोलते हैं,
और वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन एक्ट। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास है फैक्ट्रीज एक्ट, ऑर्डिनेंस, फिर है वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन एक्ट। ठीक है जनाब, तो आए अब हम इसको डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सर क्या है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? देखो, दुनिया में, आई रिपीट, दुनिया में जितने भी मुआहदे हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, लफ्जों को गौर से देखना, वो सारे इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर आते हैं। अब चाहे मैं बिजनेस रिलेशन की बात करूं या नॉर्मल रिलेशन की बात करूं, एक आपने कॉन्ट्रैक्ट का नाम हर जगह सुना है, ठीक है, बिजनेस में अलग आता है और नॉर्मल लाइफ में हमारी अलग आ रहा होता है। आप देख रहे होते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट, बेसिकली मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मैरिज भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, निकाह नामा क्या है, एक एग्रीमेंट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। सही है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बात समझ में आ रही है सर आहिस्ता आहिस्ता? सर लेकिन ये हमारी इंडस्ट्री में, मेरे बिजनेस में कहाँ का आएगा? सर ये मेरा, जब मैं चीज सेल करूंगा, जब मैं परचेज करूंगा, जब मैं कोई इन्वेस्टमेंट डील करूंगा, जब मैं किसी कंपनी को ओवरटेक करूंगा या कोई कंपनी मुझे ओवरटेक करना चाहेगी, सर ये सारे डिसीजंस इस एक्ट के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। अच्छा सर समझ में आ गई, मतलब मैं सेल करूंगा, बट इसमें नॉर्मल से रूल होंगे कि अगर मैं सेल करने जा रहा हूँ तो मैं सेल कर दूंगा सामने वाले को, तो बस ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं, छोटी छोटी बारीकियां हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। और आपको जितना इजी लग रहा है उतना इजी नहीं है, डिफिकल्ट भी नहीं है, बट इसमें ऐसे ऐसे एस्पेक्ट्स कवर हैं कि जिसको देख के आप, मतलब पढ़ने में मजा आएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो सेल में कैसे काम आएगा, ये परचेज में कैसे, इन्वेस्टमेंट डील को ओवरटेक कर रहा हूँ, किसी भी किस्म की कोई ऐसी चीज जिसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शामिल है बिजनेसेस के अंदर, सर आखिर वो कैसे होगा, ये हम देखेंगे। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा और आ जाए। पेन, मुझे एक सेकंड दीजिएगा, मेरा जरा पेन थोड़ा मसला कर रहा है। ठीक है, अच्छा जी सर, इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाद मैंने देखा था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो ये जो एरिया है मेरा सेल और परचेज का, मेनली आगे इससे रिलेटेड भी हम एक चीज पढ़ेंगे जिसका नाम है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सर मेरी सेल कब कहलाएगी? सर कौन कौन सी कंडीशन होगी जिसमें सेल को मैं बोलूंगा कि नहीं मैं एग्रीमेंट कैंसिल कर सकता हूँ? सर कौन कौन सी कंडीशन जिसमें परचेज, ये सारी चीजें मैं कहाँ पढ़ूंगा? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर। ठीक है भाई, अच्छा जी। सर उसके बाद मेरा एरिया आएगा जिसका नाम है पार्टनरशिप एक्ट। सही है, इससे पहले जो देखो, मैं आपको बहुत स्पून फीडिंग करता हुआ जाऊंगा और मेरा जो जो मेरा स्टाइल है पढ़ाने का वो भी रूट लेवल से भी, ठीक है, ताकि चीजें समझ में आ जाए। सही, अब सिंपली मैं अगर आपको बहुत बेहतरीन जबरदस्त कॉर्पोरेट की एग्जांपल्स बड़ी बड़ी देके समझा सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं, मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी एग्जांपल्स है, बट पॉइंट ये है कि वो एग्जांपल से आपको समझ में आ जाए, वो बहुत जरूरी है। सर अब जो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और ये जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है,
ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अब मैं पार्टनरशिप एक्ट पर, सर पार्टनरशिप एक्ट के अंदर चीजें आप वही देखेंगे कि बिजनेसेस में जो एग्रीमेंट होंगे कैसे होंगे, एग्रीमेंट कौन कब कैसे एग्री कर रहा है, किसकी क्या ड्यूटी किसकी क्या राइट्स। बट आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पर हम एक कंपनी की बात नहीं कर रहे, ठीक है। कंपनीज की भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, वो भी हम पढ़ेंगे, सही है। फिर एक कंपनी आती है जो सिर्फ पार्टनरशिप पे खुली हुई होती है, ठीक है, जिसको हम एओपी भी बोलते हैं, एसोसिएशन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। सर एओपी में कह रहा कि ये मेरी एओपी भी कहलाती है। अच्छा, अब पॉइंट ये है कि सर ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, क्या ये, इन दोनों की बात करो, क्या ये और ये सेम हुआ अगर दोनों के अंदर बिजनेस एग्रीमेंट्स है? नहीं, वहां पे तमाम कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट्स की बात की जा रही है, चाहे कोई बहुत बड़ी कंपनी हो जिसको मैं लिस्टेड बोल दूं। मैं बहुत रूट लेवल पे पढ़ा रहा हूँ, उसके लिए डिटेल में नहीं जा रहा कि कौन सी प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी कौन कौन सी, मैं नहीं जा रहा फिल वक्त। आप सिर्फ ये समझ लो, छोटे से एरिया में आपको एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ जो वक्त से पहले, बट सिर्फ लेमन लैंग्वेज में, बिल्कुल एक बात बोलूंगा समझ में आ जाएगी। सिर्फ ये समझ लो कि दो किस्म की कंपनीज होती है, एक होती है प्राइवेट और एक होती है पब्लिक। प्राइवेट और पब्लिक नाम से ऐसे जाहिर है कि प्राइवेट में मैंने अगर कंपनी खोली तो मैं चाहूंगा कि मेरे मुल्क की आवाम यानी आम पब्लिक या दुनिया में कोई भी आवाम उन्नास जो है, जो पब्लिक जिसको मैं बोलता हूँ, वो मेरे बिजनेस में इंटरफेरेंस ना करे, ठीक है। जबकि यहाँ मैं इंटरफेरेंस अलाउ करता हूँ। सर बात एक समझ में आ गई कि मेरे पास दो ही किस्म की कंपनीज है, एक तो प्राइवेट कंपनीज है और एक पब्लिक कंपनीज, ये दो कैटेगरीज मेरे पास आ गई, ठीक है भाई, ये बात समझ में आती है। अब सर ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, ये मेरी तमाम कंपनीज के लिए, पब्लिक कंपनीज के लिए भी है और प्राइवेट कंपनीज के लिए भी है सर, मगर मेरी जो ये पार्टनरशिप एक्ट है, ये मेरी पब्लिक कंपनीज के लिए, जहाँ पे आपका कि पब्लिक इन्वॉल्व होती है सर, ये वहाँ के लिए नहीं है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना। तो सर बेसिकली एओपी क्या है, आओ मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ प्रैक्टिकल, ताकि आपको आगे समझा सके। सिर्फ अभी ये बताता हुआ चलूंगा कि एओपी बेटा एक ऐसा इदारा होता है जहाँ पे चार लोगों ने मिलकर बगैर पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इतला किए बगैर, बेसिकली एक तरीके से देखो, आप पाकिस्तान में किसी भी मुल्क में अगर कोई बिजनेस कर रहे हो तो वहाँ की हुकूमत को बताना लाजमी होता है, ठीक है। यहाँ पर कंपनीज ये करती हैं, प्रोसीजर है, एक बॉडी है रेगुलेटरी डेलीगेटेड बॉडी जो कि गवर्नमेंट की है, जिसका नाम है एसईसीपी, ठीक है। एसईसीपी एक ऐसी बॉडी है रेगुलेटरी, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है जी। ये है गवर्नमेंट की बॉडी, डेलीगेटेड बॉडी है। इसका ये काम है कि पाकिस्तान की मुल्क में जितनी भी कंपनीज रजिस्टर होना चाहती हैं, कंपनी कंपनी बनना चाहती है, तो सबसे पहले आके वो इनसे इजाज़त लेंगी, और अगर ये अलाउ करते हैं तभी वो अपनी कंपनी को ऑपरेट करेगी फर्दर। सर बट पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें पार्टनर्स को गवर्नमेंट को इतला करना ज़रूरी नहीं होता, वो बगैर इतला किए गवर्नमेंट को, बगैर एससीसीबी को बताए अपना पार्टनरशिप को रन कर सकते हैं, सही है। अच्छा जी, आप पार्टनरशिप को रन कर तो रहे हैं, ठीक है, इसकी भी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, इसके भी बहुत सारे एजम्पशंस हैं, बहुत सारे आगे फर्दर, बट जस्ट एक रफ सा आइडिया देने के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है जी। ये बात समझ में आ गई, अच्छा जी।
सर इसके बाद मेरा आता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे हम। सिर्फ इसकी एग्जांपल देता चलूं क्योंकि बहुत डिटेल में और बहुत एक अच्छा टेक्निकल टॉपिक है, टेक्निकल एक्ट है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स ये ऐसा एक्ट है जिसमें आपको ये बताया जाता है कि अगर आपको बिजनेस में किसी भी किस्म के डाउट का आप शिकार हैं, अगर सही है, मिसाल के तौर पे कंपनीज में बहुत सारे एग्रीमेंट्स को मजीद ऑथेंटिकेट करने के लिए कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जनरेट किए जाते हैं जिसमें ये बात लिखी जाती है कि भाई ये बंदा प्रॉमिस कर रहा है कि ये बंदा मुझे इतने इतने पैसे देगा इस वक्त में, ठीक है। या फिर अगर नॉर्मल हालात में मैंने किसी को पैसे देने तो मैं चेक के थ्रू दे रहा होता हूँ। तो ये सारे वो इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें मैं सामने वाले को अपना राइट ट्रांसफर करता हूँ या शॉर्ट टाइटल ट्रांसफर करता हूँ, या बहुत सारी डिटेल में पढ़ेंगे, फिल वक्त समझाने के लिए बता रहा हूँ, वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। अगर मैं ऊपर ऊपर से देखूं तो मेरे पास तीन ही निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, एक है प्रॉमिसरी नोट, ठीक है, नाम से जाहिर है इसका क्या पर्पस है आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी प्रॉमिस को पुख्ता करने के लिए और ऑथेंटिकेट करने के लिए हम प्रॉमिसरी नोट बनवा लेते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज, मोर लाइक अ ऑथेंटिकेशन ऑफ प्रॉमिस अगेन। उसके बाद आपका आता है चेक, ठीक है, चेक ही वही बैंक वाले चेक है, बिल्कुल ये आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के ही पार्ट है, इसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पार्ट बना सकते हो, कह सकते हो, ठीक है। और सबसे एंड में आपका बचा सिक्योरिटीज एक्ट, ठीक है, जिसके अंदर आपके लेवल पे बताया गया है कि मॉर्टगेज क्या होता है, ठीक है, और इस तरह की बहुत सारी चीजें सिक्योरिटी एक्ट में। और आपका सबसे जो मेन एरिया होगा उसमें आप बस मेरे ख्याल से आपके लेवल पे नहीं है, उस लेवल का नहीं, आप इतना ही है सर। उसके बाद सिक्योरिटी एक्ट के बाद मैं एक और एक्ट पढ़ूंगा जिसका नाम होगा कैरेज ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है जनाब। कैरेज ऑफ गुड्स एक्ट क्या है सर? आओ देख लेते हैं, इसको जगह नहीं बची ताकि एक पेज पे आ जाए, सारा इधर ही लिख रहा हूँ। कैरेज ऑफ गुड्स एक्ट, सर कैरेज ऑफ गुड्स एक्ट में हम पढ़ेंगे कि आपके जो गुड्स का कैरेज होता है, यानी कि जो बेसिकली एक मुल्क से दूसरे मुल्क में शिप के थ्रू मंगवाना, या और कोई कोई भी चीज़, किसी भी किस्म की चीज़ मंगवाना, कोई भी गुड्स, किसी भी किस्म के गुड्स मंगवाना, तो उसके कानूनी दायरे बताए गए हैं कि कैसे आप गुड्स को कैरी करके यहाँ ला सकते हैं, सही है ना, कैरेज ऑफ गुड्स एक्ट। अब अगर कोई ये सोच रहा है कि सर शिपमेंट नहीं, तो शिपमेंट जो है वो होती है जो यहाँ पे विद इन द कंट्री लोकल कार के थ्रू हो। बड़ी अजीब सी बात है, कार के थ्रू जो होती है उसको शिपमेंट कहते हैं, और जो है वो इसका उल्टा हिसाब है, ठीक है जनाब। तो ये मेरा कैरेज ऑफ गुड्स एक्ट हम आगे जाके पढ़ेंगे। ये मेरा बिजनेस लॉ का एरिया इस तरीके से यहाँ ख़त्म होता है सर। उसके बाद मेरा इंडस्ट्रियल लॉ है। इंडस्ट्रियल लॉ में मेरे तीन किस्म के एक्ट्स और लॉज हैं। सबसे पहले है फैक्ट्रीज एक्ट, ठीक है। अगर कोई कॉपी करना चाह रहा है, ये चीज़ वैसे करने वाली है नहीं, बट अगर किसी को कुछ भी कॉपी करना है तो 2 मिनट है, आप कॉपी कर सकते हैं। इसके दौरान मैं आप लोगों से वैसे दो तीन बातें शेयर करूँ जिससे आप लोगों को ये अंदाज़ा होगा कि, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि आप जिनसे इल्म हासिल कर रहे हैं, जिनसे पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ाने वाला उस्ताद है, तो पता होना चाहिए कि वो कहाँ से आया है, किधर से आए हैं, और क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं।
तो छोटा सा एक तारुफ जो कि शुरू में देना चाहिए था, मैंने मिस कर दिया, अभी दे देता हूँ कि नाम तो आपने देख ही लिया था स्टार्ट में। क्वालिफिकेशन के एतबार से बेटा मैं सीए फाइनलिस्ट हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह साथ साथ पेपर्स निकलते जा रहे हैं, और आप लोगों की दुआ रही तो इंशाल्लाह अगले आने वाले चंद अरसे में क्वालिफाइड सी यानी क्वालिफाइड चार्टर अकाउंटेंट होगा। उसके अलावा मैं फुल टाइम एकेडमी में ही होता हूँ, जिसमें मैं सीए के स्टूडेंट्स को, एसीसीए के स्टूडेंट्स को, इनफैक्ट हमारी जो एकेडमी है, जो इंस्टीट्यूट है हमारा जिसका नाम एफएप है, वही ये सारी चीज़ें करवा रहा होता है, जिसमें सीए, एसीसीए, दिफा और इसी के साथ साथ आईसीएम और जो भी कॉमर्स रिलेटेड सर्टिफिकेशंस हैं वो हम लोग करवा रहे होते हैं। इंशाल्लाह जल्द हम अपने कुछ डिग्री प्रोग्राम्स भी लाने वाले हैं इंशाल्लाह। तो उसमें आप देखेंगे कि इंशाल्लाह हम लोग मार्केट में चीज़ लेकर आएंगे। बाकी कुछ चीज़ें जो मैंने नोट की हैं खुद भी, और मैं देख रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट्स में बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा है, बहुत हैबिचुअली ये चीज़ एक्सरसाइज की जा रही है, वो ये है कि आजकल जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें जो तालीम का जो बेसिकली सिस्टम जिसको मैं कहूँ, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, मैं किसी सी 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 बी कॉम मैं प्रेफर की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल बात कर रहा हूँ। तो जैसे कि आपने सुना ही होगा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक चीज़ मिसिंग है जिसका नाम है सिस्टम। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम में हमारा सिस्टम। तो हमारे यहाँ जब क्लास 1 to 8 जिसमें स्कूल के अंदर ही पेपर्स होते हैं, वहीं पर वो ग्रेडिंग वगैरह हो रही होती है, तो वो एक इतना मेन हमारा हमारा एज ग्रुप होता है, हमारा मेन एज एरा होता है, जिसमें एक इंसान अपनी डायरेक्शन समझता है कि मुझे कहाँ जाना है। और अगर आप यहाँ पे हमारे तालिब इल्म को उठा के देखें किसी भी, तो उनका बहुत जनरल गोल, ठीक है, जनरल गोल से मुराद के मुझे पता है कि मैंने एक बड़ा आदमी बनना है। अब बड़ा आदमी बेटा क्या, यानी कि तुम्हें फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर से लोग देखेंगे खड़े होकर, बड़ा आदमी से क्या मुराद है, मतलब बहुत बड़ा बनना है तो 10 फीट का बनना है, बड़े से क्या मुराद है? नहीं, बड़ा आदमी बनना है। अच्छा, थोड़ा सा और स्पेसिफिक जाए, बड़ा आदमी बनना है मुझे ताकि मैं चेयर पे बैठ सकूं और मेरा बड़ा बिजनेस हो। हालांकि उनको ये अंदाजा नहीं है कि उस चेयर पे बैठने के लिए जिनको वो देखते हैं, बेटा वो कितने पापड़ तो क्या ही बेल नाम बोलूंगा मैं, क्या क्या बेचारे बेलते हैं वो, क्या आपको कैसे बताऊं, तब कहीं जाके यार वो जगह बैठता है। बहुत मेहनत है हर चीज़ के अंदर, इतनी मेहनत है कि अगर कोई बिजनेस करे तो एक बात जहन में रख ले, जहन में रख लें एक बात कि अगर कोई बंदा बिजनेस कर रहा है ना, तो वो जॉब करने वाले से ज़्यादा मेहनत करता है। ठीक है, ये कोई ना समझे। अगर मिसाल के तौर पर हम लोग देखते हैं, सपोज बहुत सारे लोग आपको भी देखते होंगे कि यार मैं जॉब से तंग आ गया, मेरे को बिजनेस करना चाहता हूँ। अगर तुम जॉब से इसलिए तंग आए हो कि यार मैं बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, मुझे बड़ा मसला हो रहा है, बहुत टाइम मांग रहे हैं, तो बिजनेस भी नहीं कर सकते भाई आप बिजनेस भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो इससे ज़्यादा टाइम मांगेगा। और जिस बंदे ने एक्सक्यूज बना ली काम की, तो फिर वो कहीं भी फिट नहीं हो सकता। वो एक ऐसा पजल का ऐसा पीस है जो कि बना ही नहीं है, इस पजल के लिए, दुनिया के पजल के लिए नहीं बना। ठीक है, तो बेटा ये तो थे भाषण। उम्मीद है आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा, किसी ने कुछ नोट करना हुआ हो तो। ठीक है जनाब, तो मेरे इंडस्ट्रियल लॉ में जो मेरा 30 मार्क्स का है, बाकी रिमेनिंग 70 का आपको अंदाज़ा पता हो गया, बताया मैंने आपको भी। तो वही इंडस्ट्रियल लॉ में बेटा आपका सबसे पहले फैक्ट्रीज है। अच्छा जी, सर फैक्ट्रीज एक्ट में आपके लेबर के राइट्स बताए जाएंगे, आपके फैक्ट्री की हेल्थ कंडीशंस बताई जाएगी, और बेसिकली ये एक विन विन जाके रीच होगा। ऐसा नहीं कि सारे लेबर के हकूक और लेबर के उस पर बात करते रहेंगे, बट फैक्ट्री के लिए भी बात करेंगे कि फैक्ट्री के लिए क्या उनके क्या राइट्स हैं, फैक्ट्री वालों के कि लेबर उनको किस तरीके का आउटपुट दें, और इसी के साथ साथ लेबर वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाएगा कि लेबर वालों का क्या राइट्स है, उनको फैक्ट्री वालों को लेबर के सारे राइट्स देने चाहिए। ठीक है, तो एक विन विन कहते हैं
कि अगर मैं और सामने वाला बंदा एक सेब के लिए लड़ रहा है तो आधा आधा सेब दोनों में बढ़ जाए, ठीक है, विन विन जो मैं लफ्ज यूज कर रहा हूँ आगे बहुत यूज करूँगा। और विन लूज का मतलब ये होता है कि मैं और वो दोनों कोशिश कर रहे हैं कि पूरा का पूरा सेब हम दोनों में से कोई एक ले जाए, इसे कहते हैं विन लूज सिचुएशन। जबकि विन विन क्या बताया मैंने कि हम दोनों आधे आधे सेब के लिए लड़ रहे हैं कि भाई आधा आप ले लो आधा मैं ले लूं, ठीक है। तो सर फैक्ट्रीज एक्ट है ये। उसके अलावा फैक्ट्रीज एक्ट के बाद हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑर्डिनेंस, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑर्डिनेंस, ठीक है। अच्छा, इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑर्डिनेंस में क्या होगा कि जो लेबर्स की अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं उस पर बात की जाएगी। और इसके अलावा जो आपने, अगर आपको अंदाजा हुआ मालूम होगा, ट्रेड यूनियंस होती है, लेबर यूनियन का आपने नाम सुना होगा कि बहुत सारे मुल्कों में लेबर की यूनियन होती है, ठीक है, जो कि एम्प्लॉयर्स के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट होता है। अगर आपने आपके किसी उस मुल्क के किसी भी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बिला वजह निकाला, उसका कसूर नहीं था या फजूल में निकाला, उसके साथ अनजस्ट किया, अनफेयर किया, तो वो यूनियंस बेटा इतनी स्ट्रांग होती है कि वो कंपनीज बंद करवा सकती हैं। उनके पास इतनी पावर, जितनी अथॉरिटीज हैं। कुछ मुल्क हैं बाहर के, यूरोप की कंट्रीज में कुछ, तो यहाँ पे इस तरीके से पाकिस्तान में आप देखो तो ऐसा कुछ भी नहीं है दूर दूर तक, ठीक है। उसके बाद है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। इसके अंदर हम बात करेंगे कि क्या लाइबिलिटी है एम्प्लॉयर की। अच्छा, बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये नहीं पता होगा। देखो बेटा, एक होता है एम्प्लॉयर और एक होता है एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर बोलते हैं, एम्प्लॉय बोलते हैं मुलाजिम को, और एम्प्लॉयर बोलते हैं बॉस, जो कि कंपनी का ओनर या बॉस है जो भी उनको रख रहा है, ठीक है। तो ये एम्प्लॉयर का मतलब होता है। और एम्प्लॉय, तो लाइबिलिटी एम्प्लॉयर की क्या होगी अगर वो फेल हो जाता है, फेलियर टू कॉम्पनसेट। अगर वो कॉम्पनसेट करने में फेल हो जाता है तो उसकी क्या क्या लाइबिलिटीज होंगी। और उसके बाद पढ़ेंगे कि बेसिकली कॉम्पनसेशन किन किन किस्म की है। कब मैं बोलूँगा कि ये कॉम्पनसेट होने के लिए इसके पास राइट है कि इसको कॉम्पनसेट किया जाए, किसके पास, लेबर के पास। और इस तरह की सारी चीज़ें देख रहे हैं। ये है हमारा कोर्स आउटलाइन पूरा का पूरा। हमने इसी के ऊपर काम करना है, ठीक है। ये मेरा इंडस्ट्रियल लॉ है, इससे पहले मेरा बिजनेस लॉ था, सही है। स्टार्ट हम करेंगे बिजनेस लॉ से, और बिजनेस लॉ में भी हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, ठीक है जनाब। सो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हम स्टार्ट लेंगे। और सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में
सर स्टार्ट हम करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेसिकली कौन सा वो पॉइंट है कि जहाँ पे मैं बोलूँगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहा, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा जिसमें मैं बोलूँ कि अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहा। है अभी एक पिक्चर है जिसमें आपको तमाम चीज़ें बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी कि बेसिकली एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। शुरुआत हम कर रहे हैं और देखेंगे इसको आगे कि क्या कैसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली कैसे बनता है। देखो सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपके पास दो पार्टीज होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं ही अपने आप को ऑफर करूँ और मैं ही एक्सेप्ट कर लूँ तो क्या एक कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा। ठीक है, और अब और से मोस्ट इम्पोर्टेंटली, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपने जहन में रखना कि हमेशा ये बिजनेस लेवल पे बात हो, ठीक है ना, बिजनेस एग्रीमेंट्स बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट की बात होगी जिसमें मेरा बहुत ज़्यादा सेल है, परचेज है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, इस तरह की सारी चीज़ें जितनी भी हैं उनके बारे में बात होगी। ठीक है, अजान हो रही है, अजान का 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। जी जनाब, तो एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर दो पार्टी, सर कम से कम दो पार्टीज होना जरूरी है, जिसमें एक ऑफरर हो और एक ऑफरी हो। सर ऑफरर और ऑफरी कौन है? ऑफरर वो शख्स है जो कि ऑफर दे रहा है, ठीक है, और ऑफरी वो है जिसको ऑफर दी जा रही है। अब ऑफरर, अच्छा, अब ऑफर जो है इटसेल्फ वो कुछ टाइप्स की होती है, सही है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अभी जस्ट आपको एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ओवरव्यू और पूरा एक एक समरी टाइप की आपको बताई जाएगी। बेसिकली आप पढ़ेंगे क्या, कम से कम दो पार्टीज होनी चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। सर उन दोनों की बाइंडिंग, एक दूसरे को बाइंड करने की इंटेंशन हो, एक लीगल बाइंडिंग क्रिएट करने की इंटेंशन हो। ऐसा ना हो
कि एक बंदा ऑफर कर रहा हो और दूसरा बंदा ऑफर एक्सेप्ट कर रहा हो, दोनों में से किसी एक की भी इंटेंशन ना हो, तो ये चीज कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाती। ठीक है। अब देखो बड़ी सिंपल सी बात है। अब मैंने अपने दोस्त को बोला कि यार ये आईफोन एक्स एक्स मैक्स है यार, ये आप ना 20,000 में मुझसे ले लो। अब वो आधे घंटे में 20,000 रुपये ले आया और उसने मुझे बोला कि भाई मुझे तो 20,000 में मोबाइल चाहिए। अब मैंने बोला मैं नहीं दे रहा। उसने बोला मैं तुम पे केस कर दूंगा, तुमने मुझे बोला था। तो मैं उसको बोलूंगा कि भाई मेरी तो इंटेंशन ही नहीं थी कि मैं कॉन्ट्रैक्ट करूं। और जब मेरी इंटेंशन ही नहीं थी कॉन्ट्रैक्ट करने की, कॉल नहीं है बेटा ये, तो आप मुझे बाइंड नहीं कर सकते। और वो बंदा बिल्कुल सही कह रहा है। क्यों? क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट का, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट एसेंशियल ये है कि दोनों पार्टीज की लीगल रिलेशनशिप क्रिएट, बाइंडिंग लीगल रिलेशन की इंटेंशन। ठीक है भाई। उसके बाद है फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। अब यहाँ पर हमारे पास 2 से 3 केसेस आ सकते हैं, जिसमें सबसे पहला केस ये है कि मेरा जो एक लीगल स्टेटस होगा, मेरी जो लीगल फॉर्मेलिटी होगी वो ये होगी कि मैं, क्योंकि वादा कर लिया है कि मैं उसको बेचूंगा, तो मुझे वो बेचना पड़ेगा। ठीक है। अब एक स्टेप आगे जाते हैं कि मैंने अपने दोस्त को आईफोन एक्स जो था वो इंटेंशन के साथ कहा था, क्योंकि मुझे ज़रूरत थी और कोई उस वक्त मौजूद नहीं था खरीदने वाला, तो इसलिए मैंने उसको बोला कि यार मुझसे 20,000 रुपये का ये मोबाइल परचेज कर लो क्योंकि मुझे ज़रूरत है। उसने बोला ठीक है मुझे भी ज़रूरत है, मुझे भी मोबाइल चाहिए चाहिए था बहुत दिनों से, आप मुझे दे दो मैं आपसे ले लेता हूँ। उसने मुझे पैसे दिए और बोला कि मैं आपसे कल मोबाइल आकर ले लूँगा। अगला दिन आया, मुझे एक ऐसा बायर मिला जो कि मुझे 70,000 रुपीज़ दे रहा था, या वॉट एवर द प्राइस जो भी मार्केट वैल्यू उस टाइम पे चल रही थी, से 80-90 जितनी भी है। तो अब वहाँ पे मैंने क्योंकि इंटेंशन के साथ एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट किया था, इसलिए मैं अब अपनी फॉर्मेलिटी से पीछे नहीं हट सकता, मैं अपनी इस ड्यूटी से पीछे नहीं हट सकता। मुझे अपनी लीगल फॉर्मेलिटी यहाँ पे क्या होगी कि मैं उसको मोबाइल हैंड ओवर करूँ, हाथ में उसको सेल कर दूँ, मुझे उसको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा जी। अब सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। मैंने बोला कि मैं तुम्हें अपना आईफोन बेच दूंगा अगर, कब बेचूंगा? अगर कल बारिश हो। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है? क्या एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? नहीं। क्यों? क्योंकि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट एसेंशियल ये है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट सर सर्टेन होना चाहिए। कोई ऐसा मीनिंगलेस, ऐसा वेग टर्म ना हो उसमें, वेग टर्मिनोलॉजी ना हो, जो टर्म्स एंड कंडीशन हो उसमें कोई भी वेग टर्म ना हो, जिससे ये जाहिर हो कि यार ये कॉन्ट्रैक्ट जो है डिपेंडेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट किसी चीज़ पे डिपेंड करता है, किसी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, वो भी ऐसी सिचुएशन जो कि वेग हो। ठीक है। तो कोई भी ऐसी सिचुएशन जहाँ पर वेग टर्म्स आ जाएं, जहाँ पर कोई क्लियर मीनिंग ना हो, सर्टेनिटी ना हो, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं। एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका हूँ, मोबाइल में तो मैं बेचूंगा, एक्स मैक्स 20,000 का बेच दूंगा अगर कल बारिश हो गई। कल दोपहर 3 बजे से शाम 5 या 6, 3 से 6 अगर बारिश हो गई, तो मैं तुम्हें मोबाइल दे दूंगा 20,000 का। ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। मैं तुम्हें 20,000 का मोबाइल दूंगा अगर तुम मुझे 8वें मंजिल से छलांग लगा के दिखा दो, यानी 8th फ्लोर से तुमने मुझे छलांग मार के दिखा दी, तो मैं तुम्हें मोबाइल दे दूंगा, फ्री में दे दूंगा। अब यहाँ पर इंटेंशन भी है, ठीक है, फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटी भी। हाँ, उसने बोला मोबाइल एडवांस में रख लो, जाओ आप छलांग मार लो 8वें फ्लोर से। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, हाँ सर्टेनिटी भी है भाई कि वो छलांग मार भी सकता है, बिल्कुल सर्टेन है ये कि हाँ मार सकता है, वो बिल्कुल मार सकता है। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, क्या ये पॉसिबल है कि वो मारेगा और फिर बच जाएगा? ठीक है। अब आप बोलोगे हाँ पॉसिबल है, तो बेटा 8 से थोड़ा और ऊपर कर लो, 18 फ्लोर, 18th कर लो फ्लोर। सर अभी भी है सर, वो अल्लाह चाहे तो क्या कर सकता है, ये इस तरह की
तो बेटा उसका हाथ स्विच में दे दो यार। अब ऐसे तो फिर कुछ भी नहीं कर सकता, समंदर के बीच में डाल दो उसको यार, कुछ भी कर दो। समझ में आई बात? तो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस जहां पर नहीं होगी, तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी पॉसिबल। अच्छा जी सर, एग्रीमेंट होना चाहिए बिल्कुल, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट लाजमी होना चाहिए, चाहे वो, अच्छा सर जरूरी कि रिटन हो? नहीं, रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, बाय कंडक्ट भी हो सकता है, रिटन बाय कंडक्ट हो सकता है, बस एग्रीमेंट होना जरूरी है। ये एग्रीमेंट इन द सेंस, इस सेंस में कह रहा है कि मैं और वो दोनों तमाम टर्म्स एंड कंडीशन से एग्री हैं। अच्छा ये सारे एसेंशियल्स ना, ये एक क्रोनोलॉजी में है, ये जिस तरह ये होगा तो ये अपेयर होगा, ये होगा तो ये अपेयर होगा, ठीक है ना? क्योंकि अगर मिसाल लो अगर आप कि इसमें से येलो वाला डब्बा हटा दो, मैं बोलूँ टू पार्टीज नो फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, भाई दो पार्टीज हैं, क्या उनमें उन पर फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज की ये कंडीशन वैलिड होगी? बगैर इस वाली कंडीशन की हो ही नहीं सकती। जब तक वो इंटेंशन अपनी नहीं क्रिएट करेंगे लीगल रिलेशनशिप की, तब तक वो कैसे फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज पहुंचेंगे? पहुंच ही नहीं सकते। बात समझ में आई? अच्छा जी, तो दोनों को तमाम टर्म्स यानी कि यहाँ तक की जो है ना, 1 2 3 4 5, ये 5 कंडीशंस अब तक की, इन सब पे एग्री होना जरूरी है। फ्री कंसेंट सर, ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है और आगे इसको पढ़ेंगे भी डिटेल से तभी से। सर फ्री कंसेंट होनी चाहिए दोनों की, ठीक है? अब मुझे मेरे दोस्त ने गन दिखाई और बोला ये मोबाइल दे दो बेटा 20,000। मैंने उसको दे दिया 20,000 का, और उसने बोला कि बेटा ये तो अब, और मुझे गन पॉइंट पे उसने बोला कि हाँ ये एग्रीमेंट भी करो, उसने तो रिटन एग्रीमेंट पे साइन भी करवा लिया। उसने बोला कि भाई ये है और तुम खुद अपनी विल से मुझे दोगे, तुम बोलोगे हाँ, मैंने बोला सही विल से दूंगा। अब इसमें क्या क्या है, सब कुछ है, दो पार्टीज भी हैं, टेंशन भी आ गई, चलो जबरदस्ती क्रिएट करवाई गई, टेंशन आ गई, मगर फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटी भी हो गई, सब हो गया सर। लेकिन फ्री कंसेंट नहीं थी उसकी। उसकी जो कंसेंट थी, ठीक है ना, कंसेंट जानते हो ना, कि मैं अपनी कंसेंट अगर शो करूंगा जब भी कोई मेरी चीज या पर्सनल कोई चीज यूज कर सकता है, जब तक कि मैं कंसेंट मेरी शामिल है उससे, सही है? तो कंसेंट यानी कि जब तक कि मैं फ्रीली कंसेंट अपनी ना दे दूं, जब तक कि मैं तमाम होशो आवाज में रहते हुए दिल से और दिमाग से एग्री करते हुए उसको चीज ना दूं, तब तक वो फ्री कंसेंट नहीं कहलाएगी। सही, फ्री कंसेंट की पूरी डेफिनेशन है, आगे उसको डिटेल में पढ़े। फिल वक्त बस ये समझ लो कि मैं राजी नहीं हूँ बट मजबूरी में दे रहा हूँ कोई चीज, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो मजबूरी में हो वैलिड नहीं है, ठीक है भाई? कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, अब अगर दोनों में से कोई एक पार्टी कॉम्पिटेंट नहीं, सही है, कानून में वो बच्चा जो 18 साल का या उससे कम उम्र का हो, उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो एक माइनर कहलाता है और माइनर से कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता। सही, उसकी भी कुछ एक आध एक्सेप्शन है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम सिर्फ, मैं ओवरव्यू देता हुआ जा रहा हूँ, ठीक है ना? कोई ये ना समझे कि बहुत कोई डीप लेक्चर चल रहा है, बट आपको सिर्फ ये बताना है कि हम आगे करने के वाले। सही, स्टार्ट हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट, ऐसी बात नहीं, बट एक ओवरव्यू देता हुआ जा रहा हूँ। कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए सर पार्टी की, ऐसा ना हो दोनों में से कोई साउंड माइंड का ना हो या डिस्क्वालीफाइड वाला हो। सर साउंड माइंड का ना होना मतलब कोई के पागल हो। अब फला फला जो बराबर में पड़ोसियों के जो चाचा वाचा थे, वो थोड़े से बेचारे दिमाग से सही नहीं थे, तो मैं गया और मैंने उनसे जो है वो कागजात पे साइन करवा ली, उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा दी। अच्छा क्या हुआ, उनके बच्चे आ गए, भाई नहीं ये तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं। मैंने बोला कैसे नहीं भाई, सब कुछ तो हो रहा है, दो पार्टियां भी, इंटेंशन भी, फुलफिलमेंट, सर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी, एग्रीमेंट, फ्री कंसेंट, सब है, फ्री कंसेंट है भाई। उन्होंने बोला बेटा आप भूल रहे हो कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स में एक एसेंशियल ये है जिसमें लिखा है कि आपकी दोनों पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हों। और क्योंकि ये, मैंने बोला अच्छा 18 साल से तो बड़े हैं। उसने बोला कि बेटा 18 साल से बड़े होने की शर्त नहीं सिर्फ, बल्कि साउंड माइंड का भी होना चाहिए, यानी कि सही दिमाग का होना चाहिए, ठीक है भाई? उसके अलावा नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, एक मुजरिम से आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है? जो कि मुजरिम डिक्लेयर हो चुका हो, कन्विक्टेड हो बाय कोर्ट, डिक्लेयर्ड हो बाय कोर्ट, कोर्ट ने उसको डिक्लेयर कर दिया कि मुजरिम है, आप उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो मुजरिम से किया जाए वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। और क्यों नहीं होता? क्योंकि वो बंदा डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ है, ठीक है? अच्छा जी,
लॉफुल कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन क्या है, फिल वक्त इस स्टेज पे आप ये समझो कि मैं मोबाइल दे रहा हूँ दोस्त को, किस के अगेंस्ट दे रहा हूँ, किस कंसिडरेशन के अगेंस्ट दे रहा हूँ। तो जिस चीज के अगेंस्ट दे रहा हूँ, जिसके एवज एक्सचेंज हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रही है, एक्सचेंज हो रही है चीज या जो भी ऑब्जेक्ट है, वो मेरा कंसिडरेशन कराएगी। तो वो कंसिडरेशन जो है वो लॉफुल होनी चाहिए, ठीक है। जो बेसिकली क्रक्स है कॉन्ट्रैक्ट का, जो सेंट्रल आइडिया है कॉन्ट्रैक्ट का, जो सेंट्रल आइडिया है, जो बेसिक जिस चीज पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाए कंसिडरेशन, भाई वो कंसिडरेशन जो है अगर किसी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसका कंसिडरेशन लॉफुल नहीं है। मैं तुम्हें 20,000 का मोबाइल दे दूंगा कि अगर जब तुम मेरी एक्स की शादी रुकवा दो जाते। अब देखो बड़ी अजीब सी बात है, आप किसी का नुकसान पहुंचा रहे हो यार, एक्स गई गई, उसको जीने दो यार, तुम क्यों अपना सर पीट रहे हो? तो भैया मैंने किसी की शादी रुकवाने के लिए अगर मोबाइल बेचा है, किसी को फ्री दे दिया, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। अब मोबाइल तो मैंने उसको दे दिया, वो शादी नहीं रुकवा पाया, अब वो आके मुझसे लड़ रहा है कि मुझे बल्कि मैं उससे जाके लड़ूंगा कि भाई मेरा मोबाइल दे दो वापस, तुमने शादी। तो बोलेगा भाई कौन सा कॉन्ट्रैक्ट यार, ये तो मोबाइल मेरा है भाई, सॉरी। वो लेके भाग जाएगा। और क्या अगर वो लेके भाग गया, वो कल नजर ही नहीं आया, आप उस पर केस कर सकते हो? नहीं केस कर ही नहीं सकते केस, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं था। इसी तरीके से लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर मैं कोई ऐसा इलीगल ऑब्जेक्ट सेल या परचेज कर रहा हूँ या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ ऐसी चीज़ की, या जिसका ऑब्जेक्ट लीगल नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं है, ठीक है। मेरे पास एक ऐसी पिस्टल है जिसका लाइसेंस नहीं है, जो कि लीगल है, विदाउट लाइसेंस हथियार वेपन रखना है लीगल है, तो मैं ऐसा कोई वेपन अगर सेल या परचेज कर रहा हूँ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वाइड, नॉट डिक्लेयर्ड एज वाइड और इलीगल बाय लॉ, ठीक है। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड ना हो, सही है। इसको भी, इसको तो हम बहुत अच्छे और डिटेल में, वैसे तो सारी चीज़ों को डिटेल में और अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये बहरहाल एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी डिटेल्स में जाके पढ़ेंगे मजीद। फिल वक्त कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सब यही घूमेगा, अब इसी के इर्द गिर्द घूमेंगे। अब हम देखेंगे कि परफॉर्मेंस किन किन तरीक़ों से होती है, डिस्चार्ज लाइबिलिटी, डिस्चार्ज किन किन तरीक़ों। अब जिस तरह लाइबिलिटी किसकी होगी, अब मैं किसी को परचेज, किसी को चीज़ को सेल कर रहा हूँ, तो मैंने उसको मोबाइल देना है और उसने मुझे पैसे देने। अब मैं मोबाइल दे चुका हूँ और उसने मुझे पैसे देने, तो उसकी ये लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी डिस्चार्ज होने का मतलब ये कि जो लाइबिलिटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो उसकी जिम्मेदारी मुझे पैसे देने की, वो खत्म हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी, इस केस में डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी कब होगी कि जब वो मुझे पैसे दे देगा, सिंपल, ठीक है। और बहुत से तरीके के, मैं उसको माफ़ कर दूँ, या जो है वो हम केस कोर्ट में ले जाएं, कोर्ट में वो जीत जाए, इस तरह के बहुत सारे सिनेरियोज हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको स्ट्रक्चर समझ में आया होगा कि आगे होने क्या वाला है और किस तरीके से चीज़ें चलेंगी। चीज़ें बहुत सिंपल हैं, बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो जिस तरह अभी इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको जब कल बताऊंगा, तो आपको बहुत अच्छा आइडिया होगा कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ, क्या पढ़ने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आपको अभी खड़े खड़े बढ़ा भी दिया, आपको पता भी नहीं चला, ठीक है। इसी तरह वॉइड एग्रीमेंट्स, कौन से एग्रीमेंट्स वॉइड क्या होते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एब इनिशियो, ये सारी चीज़ें हम कल पढ़ेंगे डिटेल में। अब क्योंकि हम पढ़ेंगे तो हमें सब पता होगा कि हम किस बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि हम, अगर मैं शुरू से वॉइड वैलिड एब इनिशियो पढ़ाना शुरू होता है, आप पागल हो जाते, बोले सर क्या है, तो जिंदगी में पहली बार पढ़ रहा हूँ। बहुत सुकून से, बहुत आराम से चीज़ों को देखेंगे। फिर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स देखेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट जो डिपेंडेंट होते हैं, जो कंटिंजेंट होते हैं। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा, वो अभी डिस्कस किया हमने। सही, कौन सी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो एक टाइप है कॉन्ट्रैक्ट की, बेसिकली वो बहुत ईजी है, कोई मसला नहीं उसमें। इंडेमनिटी एंड गारंटी है, बेलमेंट एंड प्लेज है, एजेंसी है। ये जो तीन है इनके, ये है तो बहुत ईजी, बहुत ईजी है। इसमें सिर्फ राइट्स एंड ड्यूटीज आप समझ लो, राइट्स और ड्यूटीज है, वो समझ में आ गए तो कहानी खत्म, ठीक है। बाकी चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बहुत इजी और बहुत आसान जाएगा और बहुत आराम से चला जाएगा। बस इम्पोर्टेंट ये है कि साथ आपने देना है बेटा, पढ़ना आपने है, पढ़ाना मैंने, नो डाउट, बट जो आगे की मेहनत होगी वो आपकी होगी। और कोशिश मेरी पूरी है कि हर
बाई वीकली मैं एक टेस्ट ले लूँ, हर 2 हफ्ते बाद एक टेस्ट ले लिया जाए, जब तक का मैंने पढ़ा है जितना उतना। और इसके अलावा बेटा किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई सर, ये थोड़ी सी चीज़ मुझे डिस्टर्बिंग लगी, तो बेटा बगैर किसी झिझक के, बगैर किसी मसले के, किसी पंगे के, कुछ भी मुझे नाम वाम बताने की जरूरत नहीं। मैनेजमेंट से मेरा नंबर लो, सबसे पहले तो आप ये काम करो, हमारे मैनेजमेंट से मेरा नंबर लो, ठीक है सर यहाँ पे दे दें, देखो बेटा ये लेक्चर यूट्यूब पे भी जाएगा, फेसबुक पे भी जाएगा, पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगा। तो अब आप समझ सकते हो ना कि कौन कौन कहाँ कहाँ नंबर मेरा ना मसला हो जाएगा फिर थोड़ा सा। फिर वो शकूरा गफूरा लोगों के मैसेज आते हैं, कॉलें आती है, तो बेटा थोड़ा मैं बहुत ज़्यादा बिजी नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा बिजी हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं हूँ busy। सही है, बहुत थोड़ा सा बिजी हूँ। सुबह बस 7-8 बजे से हम शुरू होते हैं, तो हम हमारे यहाँ रात के 10-11 बज जाते हैं, बस इतना बिजी है भैया। सही है, इस इसलिए मैं बोलूँगा कि इसको भी कुछ नहीं कहते, ये भी कोई बिजी की डेफिनेशन है, क्योंकि मैंने यार इससे भी ज़्यादा लोगों को जागते हुए देखा है। उनकी नींद कब और कहाँ जाती है मुझे आज तक नहीं पता चला कि वो सोते भी है कि नहीं सोते। तो ये हिसाब किताब चल रहा है। तो ये चीज़ें आप मैनेजमेंट से मेरा नंबर लो सबसे पहले। उसके बाद आपको किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो यार, इनफैक्ट आपको अगर करियर काउंसलिंग की कोई ज़रूरत है, कोई कोई ऐसा क्वेश्चन है कि सर मुझे ये करना चाह रहा हूँ, मैं आगे ये करना चाह रहा हूँ, ऐसा करना चाह रहा हूँ, यार डू आस्क, मैं कभी मना नहीं करूँगा। आप नंबर लो और शुरू हो जाओ। बस एक थोड़ा सा ख्याल रखना, रात के 11 से लेकर सुबह 9 तक ये वो टाइम स्लॉट है कि जब मैं थोड़ा रेस्ट कर रहा होता हूँ, अपनी चीज़ें कर रहा होता हूँ, मैं कॉल शायद अटेंड ना करता हूँ, ठीक है। उसके अलावा कभी भी कॉल कर सकते हो सर, कभी कभी भी मैं कॉल करूँगा आपने नहीं उठाई, फिर क्या करूँ। आप सिर्फ कोर्स का नाम लिखो, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करूँ, पहले इसको कंप्लीट कर दूँ, आप सिर्फ कोर्स का नाम लिखो। सर मैं ऐसे कोर्स का मैं बीकॉम बिजनेस एंड इंडस्ट्री लॉ का स्टूडेंट आप बात कर रहा हूँ, मुझे आपसे डिस्कस करना है कुछ, प्लीज़ कॉल बैक। मैं खुद कॉल करूँगा। देखो सिंपल सी बात है, अभी अगर आप कमा रहे हो बहुत अच्छी बात है, नहीं कमा रहे तो कोई मसला नहीं है। बहुत सारे, क्योंकि अब मैं आपको वही बात बताने जा रहा हूँ, बेसिकली हम क्योंकि वेलफेयर पे भी थोड़ा सा काम कर रहे होते हैं, स्टूडेंट वेलफेयर पे, तो थोड़ा सा हम ये चीज़ देख रहे होते हैं कि कम से कम फीस को सोचते हुए बच्चा अपना फैसला ना बदले, ठीक है। बहुत सारे, आपको पता अंदाज़ा होगा आपको पाकिस्तान में कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से चीज़ ऑप्ट नहीं कर पाते, कोई चीज़ आगे कंटिन्यू नहीं रख पाते। तो मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि ऐसा कुछ ना हो। हमारी इनफैक्ट एकेडमी की यही सोच है, इंस्टीट्यूट की हमारी सोच है। तो हमने ऐसे ही बच्चों को फ्री में लेक्चर्स दे रहे होते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे रहे होते हैं, इनफैक्ट क्लासेस फिजिकल अटेंड करवा रहे होते हैं यार, ठीक है। और ये हमारा पूरा केस है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपना नाम भले ना लिखो, कोर्स का नाम लिखो और मुझसे पूछ लो, ठीक है। बाकी बच्चे बेशक आप फीस पे कर रहे हो बेटे, बट मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपना नाम लिख के मत भेजो, सिर्फ कोर्स का नाम लिख के भेज दो। यहाँ पर ये क्लास एंड कर रहा हूँ। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हो, डायरेक्शन मिल रही हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डायरेक्शन। अगर आपको पहली क्लास में डायरेक्शन मिल जाती है, आपको पता होता है कि भाई मैं जिस तरह यहाँ से मैंने शुरू करना है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, और ये गया मैं वर्कमैन कंपनसेशन, यहाँ पे इस फुल स्टॉप मैंने खत्म करना है, ये सब मुझे बीच का पता है, ठीक है। अगर इसका कोई चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकता है, ठीक है भाई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आई होप कि चीज़ें समझ में आई होंगी। मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर।